चक्रवाती तूफान वायु के आने से पहले गुजरात सरकार ने वहां के लोगों की सुरक्षा की तैयारियों में पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई और गुजरात की जनता के नाम एक संदेश दिया, जिसमें उन्होंने समंदर किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की। सबको मैं विनती करता हूं कि आप 12 तारीख को दोपहर के बाद आप सलामत स्थल पर चले जाइए। जिसके बाद अधिकारी लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में जुट गए। दीव जिले के कलेक्टर लोगों के बीच पहुंचे और हालात की गंभीरता के बारे में बताते हुए लोगों से शेल्टर होम में पनाह लेने की गुजारिश की। जिसका भी घर कच्चा है, अपना जो भी कीमती सामान है उसको आप लोग लेके आके वहाँ रुक जाइए। चक्रवाती तूफान वायु से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने भी कमर कस ली। ये तूफान 13 जून को गुजरात के तटवर्ती इलाकों तक पहुँच सकता है। यही वजह है कि गुजरात सरकार ने इन इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में 13 और 14 जून को भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। यही वजह है कि गुजरात सरकार ने 10 जिलों में स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसी भी मुश्किल हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 6 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा सोमनाथ और द्वारका की यात्रा पर आए यात्रियों को जगह खाली करने के लिए कहा गया है, जबकि कच्चे मकानों में रहने वाले 3 लाख से ज्यादा लोगों के रहने के लिए शेल्टर होम भी बनाए गए हैं। गुजरात के समुद्र तट पर एक तूफान तेजी से बढ़ रहा है। वायु नाम के तूफान के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और तूफान से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि माना जा रहा है कि 13 जून की सुबह वायु तूफान गुजरात के समुद्र तट से टकराएगा। 13 तारीख के सुबह सुबह जो है वो पोरबंदर और वेरावल के बीच वाला जो हिस्सा है वहां पे हिट करने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। तूफान के अलर्ट के बाद से ही इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो गईं। गुजरात के वडोदरा से एनडीआरएफ की कई टीमों को उन जगहों पर भेज दिया गया जहां तूफान के टकराने की आशंका है। कम से कम नुकसान हो या कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए बिल्कुल यहाँ पे जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उसको बिल्कुल स्टैंड बाय के साथ जो कच्छ के लिए रवाना की जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरात के लिए रवाना हो चुकी हैं। तूफान से होने वाले नुकसान से निपटने की तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। हालांकि तूफान गुजरात के तट से ही टकराएगा, लेकिन इसका असर गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में भी दिख सकता है। समुद्र से उठने वाले चक्रवाती तूफान वायु को गंभीर श्रेणी में रखा गया है, यानी तूफान से बड़ा नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुजरात की तरफ तेजी से बढ़ रहा तूफान धीरे धीरे और ताकतवर हो रहा है। तूफान जहां पहुंचेगा वहां 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में समुद्र के किनारे वाले हिस्सों में तेज बारिश होने का भी अनुमान है। इसीलिए नुकसान से निपटने की तैयारियां भी अभी से शुरू हो गई और जहां जहां नुकसान की आशंका है वहां एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया जा रहा है। मुंबई में भी समुद्र किनारे अलर्ट जारी किया गया है और मछुआरों को समुद्र में न उतरने को कहा गया है। गोवा में सैलानियों से अगले 2 दिन तक समुद्र तटों से दूर रहने की अपील की गई। गोवा में सैलानी सबसे ज्यादा समुद्र के तटों को देखने ही पहुंचते हैं, लेकिन वायु तूफान के अलर्ट के बाद समुद्र के किनारे खतरे के निशान वाले लाल झंडे लगे दिखने लगे हैं। हालांकि नुकसान की सबसे ज्यादा आशंका गुजरात में है, जहां वायु तूफान पूरी ताकत से टकराएगा। वलसाड़ भी गुजरात के उन शहरों में है जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। समुद्र में उतरने से मछुआरों को रोक दिया गया है। सरकारी अधिकारी खुद पहुंचकर तैयारियां देख रहे हैं। समुद्र के करीब भी जाने की इजाजत किसी को नहीं है, क्योंकि 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं इतनी ताकतवर होंगी कि कच्चे मकानों तक को अपने साथ उड़ाकर ले जाएं। गुजरात के जिन हिस्सों को अलर्ट पर रखा गया है उनमें द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर है। इन जिलों में तूफान के दौरान लोगों को तूफान के दौरान खुले में निकलना भी भारी पड़ सकता है। इसलिए समुद्र किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की चुनौती। ऐसी इमारतों की भी पहचान करने की जरूरत है जिन्हें तूफान में नुकसान हो सकता है। इसीलिए गृह मंत्रालय और गुजरात सरकार लगातार संपर्क में है और तमाम एजेंसियों को अभी से राहत के काम में लगा दिया गया है। यूपी के शामली में एक मालगाड़ी की पटरी से उतर जाने की घटना का कवरेज करने पहुंचे एक पत्रकार की पुलिस वालों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि पुलिस अधिकारी ने पत्रकार को कवरेज करने से रोका और उसका मोबाइल छीन लिया और बात मारपीट तक पहुंच गई।
और सादे कपड़ों में मौके पर मौजूद एक पुलिस वाले ने मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर जाने की घटना का कवरेज करने पहुंचे एक टीवी चैनल के पत्रकार के साथ मारपीट शुरू कर दी। दावा किया गया कि उस पुलिस वाले ने अपने अधिकारी के कहने पर पत्रकार पर एक के बाद एक कई थप्पड़ और घूंसे बरसाए। इस बीच पत्रकार दौड़कर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस वाले ने उसे नहीं बख्शा, जबकि एक और पुलिस वाले ने पत्रकार का मोबाइल ले लिया और दूसरे पत्रकारों को वीडियो बनाने से रोकने लगा। इसके बाद खफा पुलिस अधिकारी ने भी पत्रकार की पिटाई कर दी। इस पर भी पुलिस अधिकारी नहीं रुका और पत्रकार को थाने में बंद कर दिया गया। इसके बाद पत्रकार के साथी भी थाने पहुंच गए और वहां हंगामा खड़ा हो गया और पत्रकार के दूसरे साथी थाने में पहुंचकर पुलिस अधिकारी से सवाल जवाब करने लगे। पत्रकार के साथियों ने पुलिस पर गलत तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया, जबकि पुलिस अधिकारी ने सारे आरोपों से इनकार कर दिया। नहीं, आपने सबसे पहले भाई साहब उसके फोन को हाथ मारा। जेल में बंद पत्रकार ने पुलिस अधिकारी पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया। पत्रकार ने पुलिस पर उनका कैमरा फेंकने का भी आरोप लगा दिया। कैमरा जो है जीआरपीएस की साइड में किया तो उन्होंने सीधा मेरे कैमरे पे हाथ मारा, जो मेरा कैमरा दूर जा करके गिरा। हालांकि बाद में पत्रकार को जेल से बाहर निकाल दिया गया। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे धमाके के साथ पटरी से उतर गए, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। तो बहुत तेज आवाज आई, हम उधर से भागते गए, वहाँ 2 डब्बे उतरे भाई। अच्छा, ये सही लापरवाही केबिन वाले की है। मालगाड़ी के डिब्बों की पटरी से उतर जाने की वजह से रेलवे ट्रैक भी टूट गया, जिससे दिल्ली सहारनपुर रूट पर ट्रेनें कुछ घंटों के लिए रुक गई। उत्तर भारत और उत्तर और मध्य भारत में प्रचंड गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजस्थान में तो पारा 50 के पार बना हुआ है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी गर्मी से बेहाल है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि इस गर्मी से फिलहाल तो राहत नहीं मिलने वाली, जिसका मतलब साफ है कि आसमान से बरस रही आग अभी और सितम ढाएगी। राजस्थान के लिए यह खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है। पूरा राज्य पहले ही आग की भट्टी में बदल गया है। बिना गैस और चूल्हे के पापड़ सेकने के बाद कुछ लोगों ने प्रचंड गर्मी की आग पर रोटियां पकाई तो सबके होश उड़ गए। गर्मी से झुलसते धौलपुर में ये रोटियां कुछ जगह से फूलने भी लगी। धौलपुर में ही एक आदमी ने आसमान से बरसती आग पर ऑमलेट बना दिया। इस आदमी ने पहले अपने मकान की छत पर खुले में तवा रखा और बाद में उसमें तेल डाल दिया। गर्मी की आंच पर तेल पकने लगा। इसके बाद आदमी ने अंडा फोड़कर तवे पर डाल दिया और कुछ ही मिनटों में उसका ऑमलेट तैयार हो गया। और ये अंडा हमारा रेडी हो गया है। बिना गैस और चूल्हे के ऑमलेट बनाना हैरानी भरा है और डराने वाला भी, क्योंकि धौलपुर इस जलाने वाली गर्मी को सहन कर रहा है। राजस्थान का चुरू भी भीषण गर्मी की चपेट में है और लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। राजस्थान के चुरू में तापमान 50 तक पहुंच गया है। कई इलाकों में गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ने की भी खबर है, जिससे हालात और खराब हो गए। चुरू में पारा 50 पहुंचने से लोगों की हालत बिगड़ने लगी। शहर के शहर गर्मी में तंदूर की तरह तप रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने चुरू में गर्मी की मार को समझने के लिए कुछ मोमबत्तियां खुले में रखकर देखी। कुछ ही देर में ये मोमबत्तियां पिघलने लगी, जिसने सबको हैरान कर दिया। मोमबत्तियां हैं वो पिघल रही है। ये मोमबत्तियों की स्थिति ये हो चुकी है, केवल 2.5 मिनट की स्थिति है ये। चुरू में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार करना भी चुनौती साबित हो रहा है। जूस और ठंडे पानी के सहारे लोग गर्मी से लड़ रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ता पारा मुश्किल बढ़ाता जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी हालात काफी खराब हैं। राजस्थान में ये पिछले 10 दिन में चौथी बार 50 से पार है पारा। मौसम विभाग ने 21 जिलों के अंदर रेड अलर्ट जारी किया। लोगों को नसीहत दी गई है, सलाह दी गई है कि वो गर्मी से बचे। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान में अगले 1 हफ्ते तक बारिश के आसार नहीं है। और यही हाल उत्तर प्रदेश में कई जिलों का भी है। आगरा से तमिलनाडु जा रही केरल एक्सप्रेस में तो 4 यात्रियों ने गर्मी की वजह से दम तोड़ दिया। ये चारों यात्री आगरा और वाराणसी घूमने आए थे, लेकिन दावा है कि आग उगलती गर्मी में ट्रेन भीड़ से खचाखच भरी थी, जिसकी वजह से 4 लोगों का दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। मृतक जो परिवार वाले उनका ये कहना है कि काफी भीड़ थी, गर्मी ज्यादा थी, इसलिए यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद न्यूज़ 18 की टीम ने गर्मी में दम घोटने वाली ट्रेनों में सफर करके हालात के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कई ट्रेनों में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिली। केरल एक्सप्रेस में जो हादसा हुआ है, 4 लोगों की जो मौत हुई है, उसके पीछे की जो वजह है न्यूज़ 18 दिखा रहा है। यही वजह हो सकती है कि लोग क्षमता से कई गुना लोग यात्रा करते हैं, उनको जीआरपीएफ नहीं रोकती है, इसके चलते ही बड़े बड़े हादसे होते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले गर्मी से बेहाल हैं।
बहराइच में तो पारा 45 के पार चले जाने से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऊपर से कई लोगों ने अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही की भी शिकायत की। रात से पूरी रात रो रहा है, कोई देखने ही वाला नहीं है। जाते हैं कह रहे तुम्हारा ही बच्चा बीमार है, तुम्हारा ही बच्चा, जाकर ऐसे बाहर यहाँ घूमते रहते। भीषण गर्मी की वजह से दूसरे शहरों में भी हालात खराब हैं। दिल्ली भी आग उगलती गर्मी से बची नहीं है। सोमवार को दिल्ली में गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पालम में पारा 48 दर्ज किया गया था। और आज भी गर्मी ने दिल्ली को खूब झुलसाया। तेज हवाएं चलने से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन सूरज सिर पर चढ़ा रहा। दिल्ली में लगातार भीषण गर्मी का कहर जारी है। इस समय सुबह का तापमान 35.4 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें कल की, तो कल दिल्ली में गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। दिल्ली के पालम में कल पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो इतिहास में सबसे ज्यादा है। गर्मी ने चंडीगढ़ को भी झुलसा दिया। लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर बाहर निकलने को मजबूर दिखे। मॉनसून आने में अभी भी 15 से 20 दिन का वक्त लग सकता है। ऐसे में ये जो जून का महीना चल रहा है, लोगों के लिए बेहद ही भारी पड़ रहा है और गर्मी की मार लगातार चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों पर पड़ रही है। चंडीगढ़ में तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया। बिहार में इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले बच्चों का आंकड़ा बढ़कर 48 हो गया, जिससे जुड़ी एक रिपोर्ट सरकार को भेजी गई। हालांकि इससे पहले सरकार ने इस बीमारी से एक भी मौत नहीं होने का दावा किया था, लेकिन एक सरकारी रिपोर्ट में इस बीमारी से बच्चों की मौत होने की बात सामने आई। इतना ही नहीं, हालात अभी भी नाजुक है और अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चों की तादाद लगातार बढ़ रही है। बच्चे जिन्हें एडमिट कराया गया है यहाँ और उनका इलाज बिल्कुल गहन चिकित्सा इकाई में ये चल रहा है। संख्या बता रही है कि कितने भयावह हालात हैं, जबकि डॉक्टरों को गर्मी की वजह से हालात और खराब होने का डर है। स्थिति और खराब ही होगी। जब तक मानसून नहीं आ जाता है तब तक के लिए स्थिति बहुत गंभीर बनी रहेगी। केवल मुजफ्फरपुर ही नहीं, बिहार के कई इलाकों में मासूमों पर इंसेफ्लाइटिस का कहर बरपा और इस बीमारी की चपेट में आकर बच्चों ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के 12 जिलों में इंसेफ्लाइटिस बीमारी ने बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे ज्यादा असर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली और पूर्वी चंपारण में दिखा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बच्चों की मौत बुखार में भूखे पेट सोने की वजह से हुई, क्योंकि इस बीच शरीर में पानी और ग्लूकोज की कमी हो गई और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीमार बच्चों को ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने इंसेफ्लाइटिस से हुई मौतों का ठीकरा लोकसभा चुनावों पर फोड़ दिया। अश्विनी चौबे ने बीमारी के जागरूकता अभियान का कनेक्शन लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया और इंसेफ्लाइटिस से हुई मौतों का ठीकरा चुनावों पर फोड़ दिया। मृत्यु हुई है, पिछले बार से थोड़ा बड़ा है। जागरूकता तो चुनाव का कालखंड हुआ तो पदाधिकारी अधिकांश चुनाव में लगे रहे, जिसके बाद जेडीयू ने अश्विनी कुमार चौबे को उनकी जिम्मेदारी याद दिला दी। केंद्र में मुक्ति स्वास्थ्य मंत्री, ये और भी शर्म की बात है हमारे लिए। कांग्रेस ने भी इस मामले में अश्विनी कुमार चौबे को खरी खरी सुनाई। कैसे लोग हैं जो मंत्री पद पर बैठे हैं? मैं समझता हूं कि अगर आप जान बचा नहीं सकते हैं सरकार में रहते हुए, तो कम से कम उसके मौत को मजाक तो मत बनाएं। पाकिस्तान ने पीएम मोदी के विमान के लिए अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। पाकिस्तान ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में किर्गिस्तान जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। पहले भी इजाजत दी थी जब सुषमा जी का दौरा था। यूपी के धौरहरा से बीजेपी सांसद रेखा वर्मा पर एक पुलिस वाले ने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। मैंने कारण पूछा तो कोई भी कारण न बता के सब अभद्रता की मेरे साथ थप्पड़ मार दिया। वही अभद्रता हमारे साथ की, उन्होंने थप्पड़ मार दिया मुझे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कानून व्यवस्था समेत दूसरे मुद्दों पर कमलनाथ सरकार को घेरा। जो सरकार भोपाल का कलेक्टर तय नहीं कर सकती, वो प्रदेश का प्रशासन क्या चलाएगी? दीपिका पादुकोण के जिम में कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भारतीय हॉकी टीम ने भुवनेश्वर में खेली जा रही FIH सीरीज फाइनल्स में उज्बेकिस्तान को 10-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। अगर हम स्टार्टिंग में 2-3 गोल कन्वर्ट करते हैं तो फिर थोड़ा ठीक हो जाता है, नहीं तो मैच कोई भी इजी नहीं होता। हम पूरा अपना 100% देने के लिए आते हैं। मशहूर शायर राहत इंदौरी की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया 2 लड़कियों का एक वीडियो वायरल हो गया। है गलत उसको बेवफा कहना। हम कहाँ के धुले धुलाए थे, आज कांटों भरा मुकद्दर है।
मध्य प्रदेश के सतना में कमजोर हो चुके मकान को गिराए जाने के समय उस समय मकान के मालिक ने जमकर हंगामा किया। मकान के मालिक ने नगर निगम के कर्मचारियों पर गलत तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। लेकिन उससे पहले मकान के मालिक ने नगर निगम का मकान गिराए जाने की कार्रवाई का जमकर विरोध किया। मकान के मालिक ने नगर निगम के कर्मचारियों को आत्महत्या कर लेने की धमकी तक दी थी। इसी बीच उस मकान में रहने वाला एक आदमी मकान तोड़े जाने से रोकने के लिए मकान के बीचों बीच पहुंच गया, जिसे पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। इसके बाद भी बात नहीं बनती देख मकान का मालिक मकान में रखी किताबों को बचा लेने की मांग करने लगा। मकान तोड़ने की कार्रवाई नहीं रुकते देख मकान का मालिक जमीन पर ही धरने पर बैठ गया, जिसे नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों ने समझा बुझा कर वहां से हटाया। भगवान शिव के धाम कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो गई। इस बार 1560 तीर्थ यात्रियों को कैलाश मानसरोवर जाने का मौका मिलेगा, जिनमें 60 श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली से रवाना किया। विदेश मंत्री ने उन लोगों को खुशनसीब बताया जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर रवाना हुए। It is a call from Lord Shiva, and this privilege of divine blessing has been accorded to you. और वाकई कैलाश मानसरोवर यात्रा का परमिट मिलना ही भगवान शिव की कृपा ही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी वजह भी बताई और जानकारी दी कि इस साल 3000 लोगों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन किया था, लेकिन सबकी किस्मत में ये यात्रा नहीं आई। 18 batches of 60 yatris each performed this yatra along the old Lipulek route, and 10 batches of 48 yatris will do it along the Nathula route. विदेश मंत्री ने दावा किया कि कैलाश मानसरोवर की ये यात्रा श्रद्धालु कभी नहीं भूलेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा का अनुभव भी साझा किया। वो खुद 2012 में कैलाश मानसरोवर गए थे और तिब्बत के ल्हासा के रास्ते शिव के धाम कैलाश पहुंचे थे। No words that I can say. You have to see it to experience. You have to be there and see it to experience it. विदेश मंत्री ने कैलाश जा रहे लोगों को यात्रा के दौरान अपना और अपने साथी तीर्थयात्रियों का ख्याल रखने की नसीहत दी। हालांकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब पहले से आसान हो गई। इसके बावजूद इसे दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्रा माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव का धाम कहा जाने वाला कैलाश पर्वत समुद्र तल से 6675 मीटर की ऊंचाई पर है। कैलाश पर्वत के पास ही 410 वर्ग किलोमीटर में फैली मानसरोवर झील है, जिसकी गहराई 90 मीटर तक है। कैलाश मानसरोवर के इलाके में जून के महीने में भी तापमान औसतन 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है और अधिक ऊंचाई की वजह से वहां सांस लेने के लिए पूरा ऑक्सीजन भी नहीं मिलता। इसलिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की इजाजत सख्त मेडिकल जांच के बाद ही दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कैलाश यात्रा पर जाने वालों को लिखकर देना पड़ता है कि यात्रा के दौरान उनकी मौत होने पर भी शव भारत लाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी। और कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान निधन होने पर अंतिम संस्कार भी चीन में होता है, क्योंकि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील चीन की सीमा से, जिसने हिंदुओं की इस सबसे बड़ी और पवित्र यात्रा के लिए 1981 से परमिट देना शुरू किया। We started in 1981 with very small batches. It was a much more difficult trek at that time. तब कैलाश मानसरोवर यात्रा का इकलौता रास्ता उत्तराखंड से गुजरता था। लिपुलेक दर्रे के नाम से मशहूर इस रूट से दिल्ली से कैलाश मानसरोवर पहुंचने में 24 दिन लगते हैं और करीब 145 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही करनी होती है। लेकिन कैलाश मानसरोवर का ये रास्ता भी चीन ने 1954 में बंद कर दिया था। पहले चीन और तिब्बत की लड़ाई और फिर 1962 की जंग के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद रही, जिसे दोबारा शुरू करने की पहल 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने की। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक मोरारजी देसाई सरकार ने चीन से रिश्ते सुधारने के लिए उन्हें विशेष दूत बनाकर भेजा था, जिसके बाद फरवरी 1979 में तब के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन दौरे पर गए थे, जो 1960 के बाद 19 साल में भारत के विदेश मंत्री की पहली चीन यात्रा थी। वाजपेयी की चीन यात्रा के बीच ही चीन और वियतनाम की जंग छिड़ गई और कैलाश मानसरोवर यात्रा अटकी रही। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक 1981 में तब के विदेश मंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें दोबारा चीन भेजा
सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि तब चीन की सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रास्ता खोलने की बात मान ली और सितंबर 1981 में स्वामी की अगुवाई में ही 20 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कैलाश मानसरोवर पहुंचा। और उसी के बाद भारत चीन के बीच कूटनीतिक रिश्तों की नई शुरुआत हुई, जो प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद आगे बढ़ी, जिसका जरिया कैलाश मानसरोवर ही बना। और सितंबर 2014 में भारत दौरे पर आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सिक्किम के नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा करवाने का ऐलान किया। ये रूट कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अहम था, क्योंकि 2013 में केदारनाथ में आई तबाही में उत्तराखंड के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाने का रूट बर्बाद हो चुका था। जून 2015 में नाथुला के रास्ते पहला जत्था कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुआ। नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा काफी आसान है। इस रूट से वहां की यात्रा 21 दिन में पूरी हो जाती है और सिर्फ 43 किलोमीटर ही पैदल चलना होता है। Fully motorable Nathula road has been opened for the yatra. So a lot of the elderly people, they will find a much easier route. हालांकि तमाम मुश्किलों के बावजूद कैलाश मानसरोवर की यात्रा हर शिव भक्त का सपना होती है, क्योंकि मान्यता है कि कैलाश पर्वत ही भगवान शिव का अपना धाम है, जहां महादेव अपने पूरे परिवार यानी माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय के साथ विराजते हैं। विष्णु पुराण और शिव पुराण में कैलाश मानसरोवर का विस्तार से जिक्र है। पौराणिक मान्यता है कि कैलाश पर्वत संसार का स्तंभ है और ये विश्व के 6 सबसे ऊंचे पर्वतों के बीचों बीच है। कैलाश पर्वत जैन धर्म का भी महत्वपूर्ण तीर्थ है, जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को वज्रयान बौद्ध का धाम भी माना जाता है, जबकि तिब्बत के स्थानीय धर्म बोन में मान्यता रखने वाले लोग कैलाश को 9 मंजिला पवित्र स्वास्तिक पर्वत मानते हैं। लेकिन राजनीतिक वजहों से चीन सिर्फ भारत के हिंदुओं को ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए परमिट जारी करता है। हालांकि कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक रूट नेपाल से भी है, लेकिन नेपाल के रास्ते यात्रा प्राइवेट टूर ऑपरेटर के जरिए होती है। सितंबर 2018 में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेपाल के रास्ते ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी। इस दौरान सबसे कठिन कैलाश पर्वत की परिक्रमा होती है। कैलाश पर्वत का घेरा 52 किलोमीटर लंबा है। धार्मिक मान्यता है कि कैलाश की परिक्रमा एक दिन में पूरी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कर पाना अच्छों के लिए मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए लगातार 15 घंटे तक पैदल चलना पड़ता है। इसीलिए ज्यादातर श्रद्धालु कैलाश पर्वत पहुंचकर श्रद्धा से सिर झुकाते हैं और मानसरोवर में डुबकी लगाकर ही खुद को धन्य मान लेते हैं। एक्टर अमिताभ बच्चन के बाद अब सिंगर अदनान सामी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। हैकर ने अदनान सामी के ट्विटर प्रोफाइल में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की फोटो लगा दी। साथ ही ट्वीट में लिखा कि जो दगाबाजी करेगा उसके प्रोफाइल में इमरान खान की तस्वीर दिखेगी। अल्बानिया में सरकार के खिलाफ जारी हिंसक प्रदर्शन की वजह से वहां होने वाला निकाय चुनाव रद्द कर दिया गया। इस हिंसक प्रदर्शन में शामिल लोगों का आरोप है कि 2017 में हुए चुनाव को सरकार ने धोखाधड़ी से जीता था और इसी वजह से उन्होंने एक बार फिर राजधानी तिराना में संसद की इमारत पर पटाखे और पेट्रोल बमों से हमले किए। इस दौरान उन्हें रोकने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद थे, जो उनके पटाखों से बचते नजर आए। लोगों ने वहां लगाई गई बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की। पुलिस ने उन पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। सरकार से गुस्साए लोगों ने वहां के पीएम एडी-रामा से इस्तीफा देने और वक्त से पहले आम चुनाव कराने की मांग की। संसद के बाहर हिंसक प्रदर्शन से पहले विपक्ष के समर्थन में एक बड़ी रैली भी निकाली गई, जिसमें विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। राजस्थान के कोटा में नारियल से भरे ट्रक में आग लग गई। हालांकि दमकल की मदद से आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इस घटना के बाद लोगों के बीच नारियल लूटने की होड़ मच गई। तस्वीरों में साफ नजर आया कि लोग ट्रक और सड़क पर बिखरे नारियल को इकट्ठा करने लगे। कोई अपने थैले में नारियल भरता हुआ दिखाई दिया तो किसी ने बर्तनों में जले हुए नारियल को रखा। आग लगने की वजह से ट्रक पूरी तरह से जल चुका था। ट्रक से हल्का धुआं भी उठ रहा था, लेकिन लोगों के बीच जले हुए नारियल को लूटने की होड़ मच गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में टूटी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दोबारा लगवा दी। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर मूर्ति को तोड़ने का आरोप लगाया था।
और मूर्ति तोड़ने की घटना को बंगाल की अस्मिता से जोड़ने वाली ममता बनर्जी ने नई मूर्ति लगवा दी। कोलकाता की कॉलेज स्ट्रीट पर एक स्कूल में मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम रखा गया। ममता बनर्जी खुद कार्यक्रम में शामिल हुई। एक एक कर कई लोग ममता से पहले ही विद्यासागर की मूर्ति को माला पहनाते रहे। मूर्ति पर मालाओं का बोझ बढ़ते ही मूर्ति को खाली किया जाता और फिर मालाएं डाल दी जाती। जब ममता बनर्जी का नंबर आया तब तक मूर्ति मालाओं से दोबारा लद चुकी थी। ममता बनर्जी ने खुद ही एक एक करके मालाएं हटाई और फिर मूर्ति को माला पहनाई। मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में बंगाल के कई शिक्षाविद और बंगाल सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। जिस स्कूल में ये कार्यक्रम रखा गया वो विद्यासागर कॉलेज से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसीलिए कार्यक्रम के बाद मूर्ति को विद्यासागर कॉलेज तक ले जाया गया। इसके लिए बाकायदा एक रोड शो की शक्ल में पैदल मार्च करते हुए सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और लोगों की अगुवाई खुद ममता बनर्जी ने की। एक खुली गाड़ी में समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को रखा गया। 1 किलोमीटर के रास्ते में दूर तक टीएमसी के समर्थकों की भारी भीड़ तो दिखी ही, कई मंत्री और शिक्षाविद भी मार्च में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के मार्च के लिए सड़क को खाली करा दिया गया। सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई। ममता बनर्जी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ती गईं। थोड़ी ही देर में काफिला विद्यासागर कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज के गेट पर ममता बनर्जी की तस्वीरों वाले बोर्ड तो दिखे ही, कॉलेज की दीवारों को भी रंगा जा चुका था। मूर्ति को ठीक उसी जगह पर ले जाया गया जहां कॉलेज में मूर्ति हुआ करती थी। ममता बनर्जी खुद भी मूर्ति को लगवाने में मदद करने लगी। ममता समेत तमाम लोगों ने दोबारा मूर्ति को माला पहनाकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अभिवादन किया। कॉलेज में एक और मूर्ति भी बनवाई गई जिसका पर्दा खींचकर ममता बनर्जी ने अनावरण किया। कई फीट ऊंची मूर्ति पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फूल चढ़ाए। और 14 मई को अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा के बाद शुरू हुई बंगाली अस्मिता की सियासत को फिर हवा दी। चुनाव में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने पर बीजेपी और टीएमसी दोनों ने एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा था। क्योंकि कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हिंसा भड़क गई थी। टीएमसी और बीजेपी के समर्थक विद्यासागर कॉलेज के सामने भिड़ गए। पथराव के बाद आगजनी हुई, फिर तोड़फोड़ और मारपीट भी हुई। हिंसा के दौरान कॉलेज में लगी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा टूट गई। मूर्ति तोड़ने के लिए दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप जड़ते रहे, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया और बीजेपी पर बंगाल के अपमान का आरोप लगा दिया। प्रधानमंत्री ने एक रैली के दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर की नई मूर्ति लगवाने का ऐलान भी किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के विजन के लिए समर्पित हमारी सरकार उसी जगह पर पंच धातु की एक भव्य मूर्ति की स्थापना करेगी। लेकिन ममता ने जवाब देते हुए उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि मूर्ति लगवाने के लिए बंगाल के पास पैसे की कमी नहीं है। ममता बनर्जी ने जवाब में कोलकाता की सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए भी अपनी ताकत दिखाई। और नतीजा बताते हैं कि बंगाल में आखिरी दौर के चुनाव में ममता बनर्जी का बंगाली अस्मिता का मुद्दा बीजेपी की घेरेबंदी पर भारी पड़ गया। 19 मई के आखिरी दौर के चुनाव में पश्चिम बंगाल की 9 सीट पर वोटिंग हुई और इन सभी 9 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। इससे पहले पश्चिम बंगाल की 33 सीट पर वोट डाले जा चुके थे, जिनमें बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी आखिरी दौर के चुनाव से पहले बीजेपी ने टीएमसी को बड़ा झटका ही नहीं दिया था, बल्कि टीएमसी के किले को भेदने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति का मुद्दा आखिरी दौर के चुनाव में बीजेपी की तैयारियों पर भारी पड़ गया। शायद इसीलिए ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में चुनाव के बाद भी ढिलाई नहीं बरती। नतीजों के बाद महज 19 दिन में मूर्ति दोबारा लगा दी गई। ममता ने बीजेपी पर बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया। এটা ভাঙা নয়, আমাদের কৃষ্টিতে আঘাত করা, বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি সভ্যতা, বাংলাটাকে ভুলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা। गुजरात का जिक्र कर ममता ने सीधा प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष को घेरने की कोशिश की। বাংলা গুজরাট নয়, গুজরাটের মানুষকে আমরা ভালোবাসি, দাঙ্গাবাজদের ভালোবাসি না। তাতে যদি আমায় জেলে যেতে হয়। ममता बनर्जी के तेवर तल्ख दिखे और निशाने पर बीजेपी ही रही। यूपी के अलीगढ़ में कैदी के साथ पुलिस वालों का खरबूज खाने का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि पुलिस वाले कैदी को पेशी के लिए लाए थे, लेकिन वो उसके साथ खरबूज खाने में व्यस्त हो गए। हालांकि कैमरा देखने के बाद पुलिस वाले कैदी को लेकर चले गए। रूस के साथ हुई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील से भारत को दूर करने के लिए अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट देने का ऑफर दे सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इंडियन एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए F-35 फाइटर जेट का ऑफर देने की तैयारी में है।
लेकिन अमेरिका इसके लिए भारत के सामने रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील को रद्द करने की शर्त रख सकता है। रूस के साथ भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील पिछले साल अक्टूबर में की थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट को इस तरह अपग्रेड भी करेगा ताकि वो रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे सके। खबर है कि F-35 फाइटर जेट की डील के लिए अमेरिकी अधिकारी भारत आने वाले हैं। वायुसेना के लिए 110 और नेवी के लिए 57 फाइटर जेट की खरीद पर रक्षा मंत्रालय काम कर रहा है। बिहार में माता पिता की सेवा नहीं करने पर जेल जाना होगा। बिहार कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि अब तक माता पिता की सेवा करना जरूरी होगा। बिहार सरकार के फैसले में कहा कि बेटे की सेवा न करने की शिकायत माता पिता कर सकते हैं, जिसके बाद बेटे पर कार्रवाई होगी। साथ ही बिहार कैबिनेट ने सीएम वृद्धा पेंशन योजना को अब राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल करने का भी फैसला किया। प्रावधान है कि यदि आप अपने माता पिता को देखभाल नहीं करते हैं, घर से बेदखल कर देते हैं, तो माता पिता आपके अपने बच्चों के अगेंस्ट में जा कर के प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकते हैं इस एक्ट के तहत। इस सिर्फ अपील में जो पहले फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष अपील जाया करता था, अब ये जिला पदाधिकारी के समक्ष जाया जाएगा। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक 54 मंजिला इमारत पर एक निजी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर के पायलट की मौत हो गई, जो गिरने से कुछ ही देर पहले आसमान में गोते खाता नजर आया। नाक के बल नीचे की ओर गिर रहे हेलीकॉप्टर के पायलट ने इमरजेंसी की सूचना दी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद यह हेलीकॉप्टर मैनहट्टन की एक 54 मंजिला इमारत पर क्रैश हो गया। इस हादसे ने लोगों की 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए हमले की याद ताजा कर दी। हादसा होते ही पुलिस और दमकल की दर्जनों गाड़ियां वहां पहुंच गईं। वहां की आसपास की इमारतों से भी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। कुछ ही देर में न्यूयॉर्क के गवर्नर भी वहां पहुंच गए। landed on, to use a word, on the rooftop of the building, which caused the fire. हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए पायलट की पहचान टिम मैकॉर्मैक के तौर पर की गई। हालांकि इस हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई। भारतीय वायुसेना के लापता विमान AN-32 का मलबा अरुणाचल के सियांग में देखा गया। मलबे की पहली तस्वीर सामने आई। हादसे वाला इलाका काफी ऊंचाई पर और घने जंगलों के बीच है। ऐसे में विमान के मलबे तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में बीच वायुसेना ने राहत कार्य की एक रूपरेखा तैयार की है, जहां आज सेना के हेलीकॉप्टर्स लैंड करेंगे और मलबे वाली जगह विमान में मौजूद रहे लोगों की खोज के लिए निकलेंगे। वहीं मलबा मिलने के बाद बलिया के जवान सूरज के घर वालों को चिंता सताने लगी है। उनके परिवार वाले अपने बेटे की सही सलामती की दुआ मांग रहे हैं। सूरज की शादी इस साल 12 फरवरी को हुई थी, जो 3 जून को जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरने वाले AN-32 विमान में थे, जो लापता थे। हम सोच रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी प्रकार हमारा लड़का लौट आए। नहीं, हमको यहाँ कोई सूचना नहीं मिला है। बलिया के जवान सूरज की तरह ही लापता विमान में पलवल के आशीष तंवर भी थे, जिनके बारे में कोई खैर खबर नहीं मिलने से उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं। वो अपने बेटे की सही सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं। आशीष के परिवार वालों का मानना है कि विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित होंगे। तो मोदी को ही हम उम्मीद मानते हैं कि उनको भी करना चाहिए और उनको ही करना चाहिए, क्योंकि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आम आदमी उनसे ही जुड़ गया है और कोई बीच में कड़ी बची ही नहीं। और अभी उसके मामले को, अभिनंदन के मामले को और इस मामले को देख लो, 3 दिन लगातार कंटिन्यूसली 7 बजे सुबह से लेके 9:30 बजे जब अभिनंदन जी आए तो उस वक्त तक एक ही चीज़ को दिखाया गया। और क्या ये इतने मामूली हो गए?